नमस्कार दोस्तों। अ, हम सबका ही शायद ये अनुभव है कि जैसे जैसे माता पिता की उम्र होती है तो हमारा उम्र से नाता भी बदलता जाता है। माँ लगभग 75 की होके गई, लेकिन ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी चली गई। और पिता 85 के हो गए और ऐसा लगता है कि 85 तो कोई उम्र ही नहीं है। लेकिन सच पूछिए तो 85 एक बहुत बड़ा मुकाम है जीवन का। ख़ास तौर पे तब जब इतने सक्रिय होकर आपने जीवन को जिया हो और इतनी लगातार आज भी इतने सक्रिय रहे हो, तब वो सचमुच एक उत्सव मनाने का अवसर बन जाता है। और मैं अर्पण कुमार जी की और जन सुलभ पुस्तकालय की बहुत बहुत आभारी हूँ। और कि उन्होंने पापा के 85 वर्ष पूरे करने को एक उत्सव की तरह से पिछले कई दिनों से मना रहे हैं। इसमें जिन सब लोगों ने भागीदारी की, ये जो पूरा लंबा कोरोना वाला काल रहा है 2-3 वर्षों का, जिसमें किसी से मिलना नहीं हो पाया है, कम से कम पिता हमारे पापा तो कहीं भी आ जा भी बिल्कुल नहीं पाए हैं, तो उनके लिए तो ये एक जरिया है जिसमें वे और हम सब आप सबको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। असल में न मिलते हुए भी लगभग मिलने जैसा ये अनुभव है। एक बहुत उत्सव की सी खुशी हो रही है, साथ होने की खुशी हो रही है। और आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े, उन सभी लोगों ने सचमुच इसे एक उत्सव में बदल दिया है। पिता, आप जानते ही हैं, मतलब अपने पिता पर या माँ पर बोलना बहुत कठिन होता है। और ख़ासकर तब जब वो एक लेखक हों। उन कायदे से उनकी कृतियों पर ही बात होनी चाहिए, लेकिन वह भी बहुत अजीब है, क्योंकि कृतियों पर बात करने के लिए जिस किस्म की दूरी होनी चाहिए, संभवतः एक हद तक मैं उसे अर्जित कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पक्का नहीं है कि मेरे पास वो दूरी है जहाँ से मैं सही दृष्टि से अपने पिता की कृतियों को, अपनी माँ की कृतियों को बाँच पाऊँगी। तो सबका कहना था कि मैं बचपन की और तमाम कुछ स्मृतियों को साझा करूं, जिनसे पापा के एक अलग पक्ष का भी पता चलता हो। आखिर हर लेखक सबसे पहले तो मनुष्य होता है, एक साधारण मनुष्य होता है, और उसका जीवन भी तमाम तरह की साधारण छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है। तो मैं कुछ शुरू करती हूँ अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी मुँह अंधेरी मेरी अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी नींद खुल गई। अभी तो पक्षी तक नहीं उठे थे। उठकर मैं झांकती हूँ उनके कमरे में। टेबल लैंप की रोशनी में अपनी मेज़ कुर्सी पर कागज़ों पर झुके हुए वे दिखते हैं, किसी सही शब्द के इंतज़ार में ठिठके हुए। कलम पकड़े उंगलियां बीच हवा में रुकी हुई हैं। चेहरा दाईं ओर को हल्का सा झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, और आंखें कमरे से मीलों दूर किसी दृश्य में अटकी हुई हैं। इन दिनों वे अपनी आत्मकथा पर काम कर रहे हैं। अब चलिए 6 बरस पहले की एक सुबह को देखते हैं। गवर्नर हाउस में रात की ड्यूटी पर तैनात सिपाही घंटे बजा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। आखिरी घंटे की गूंज देर तक सुनाई देती रहती है। नीचे जाने के पहले झांकती हूँ उनके कमरे में। वे बिना लाइट जलाए फर्श पर दरी बिछाकर बैठे हैं।
बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पैर और हाथ आगे को फैलाए वे कलाइयाँ घुमाते हुए व्यायाम करते दिखते हैं। उनकी मच्छरदानी चादर तह करके पहले ही समेटी जा चुकी है। मेरी नींद ना खुले सोचकर उन्होंने बत्ती नहीं जलाई है। अब कोई 21 बरस पहले की एक सुबह को देखिए। एक्सीडेंट से मेरी कमर में चोट आई है। 1 माह सीधे बिस्तर पर लेटे रहने के लिए कहा गया है। सीढ़ियों पे वे ठिठके हुए खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, एकटक मुझे देख रहे हैं। मेरे स्वस्थ हो जाने की कामना और मन की बेढब आशंकाओं से घिरे वे बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। अभी तो 4 के घंटे भी नहीं बजे। वे भरसक बिना आवाज़ किए अपनी चाय बना रहे हैं। अदरक रात से ही कूट कर रख ली थी उन्होंने। अब कोई 40 बरस पहले की एक सुबह देखिए। छोटी बहन कक्कू को परे सरका कर मैं करवट बदलती हूँ तो अधमूंदी आँखों में कमरे के कोने में बैठी उनकी आकृति उभरती है, जो ताबड़तोड़ लिखी जा रही है। उनके होंठ कुछ बुदबुदाते खुले के खुले रह गए हैं। माथे पर बल है। लगता है उनके किसी उपन्यास के किरदार बीच बहस में अटके हैं। लैंप पर माँ की तह की हुई साड़ी डली है ताकि रोशनी कमरे के दूसरे बाशिंदों की नींद में खलल न डाले। कमरे में मेरे और बहन के अलावा इन दिनों आमा जी यानी हमारी दादी का भी बिस्तरा है। इन सब के बीच और इस सब से बहुत दूर उनका तीसरा उपन्यास अपनी गढ़न ले रहा है। साल दर साल सुबह का ये दृश्य मेरे जीवन का स्थायी भाव सा बना हुआ है आज तक। वर्षों तक तो मैं रात में जब सोने जाती पापा अपनी मेज़ पर डटे होते और सुबह उठती तब भी उन्हें वहीं जुटा हुआ पाती, पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर अटल, सूरज की तरह पूर्वी आकाश में अटल। रात को सुबह से मिलाती उनकी पहाड़ सी अविचल बैठक। उनकी उंगलियों के बीच फंसी कलम की नोक से उतरती जाती, भागती उनकी लेखनी सैकड़ों सफ़ेद पृष्ठों की घाटियों में फैलती जाती है अनवरत। उनके यूं सतत काम में जुटे होने से ही जैसे इस दुनिया की खैर है। अपने युवा दिनों में कई बार तो मैं पढ़ाई को अधूरा छोड़कर ही उनके सोने के ऐन पहले बिस्तर में घुस जाती थी। ये किस्म का टोटका था। वे लिखने में डूबे होते तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी और मुझे ऐसा भी लगता कि मेरी परीक्षा की तैयारियां भी जैसे वे ही कर लेंगे। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मन में उनकी पहली स्मृति क्या है। जो चित्र स्मृति के कुहासे से उभरता है वह मेरे उनकी गोद में होने और दुनिया को बहुत ऊपर से जैसे किसी पहाड़ी टेकरी से देखने का है। सीधी नाम का एक छोटा सा कस्बा और उसकी वीरान अंधेरी सड़कों पर शाम की लंबी सैर से लौटते माँ पापा और पापा की गोद में मैं। वे आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे को कविता सुनाते हुए। दोनों की स्मृतियों में ढेर सारी कंठस्थ कविताएं और अंधेरे में जल बुझ करते असंख्य जुगनू, जिन्हें तब तो मैं तारे ही समझती थी। बीच बीच में सियार और लोमड़ी की हूक मुझे डराती, लेकिन ये भाव भी बना रहता कि मैं तो गोद में हूँ, ऊपर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ और पापा तो कविताओं में ऐसे मगन रहते कि शायद उन्हें तो ये आवाज़ें सुनाई ही नहीं देती थी। यह जो मुझे कुछ नहीं हो सकता है
की आश्वस्ति तब थी जब मैं 2 बरस की थी, वो आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। अनुभूति के स्तर पर पापा मेरे लिए वो पहाड़ टेकरी हैं जो तमाम व्याधियों से मुझे ऊपर उठा लेंगे, बचा लेंगे। उसी उम्र की एक स्मृति किसी कार्यक्रम की है जिसमें पापा माइक के आगे खड़े हैं, हॉल भरा हुआ है और वे मुझे नहीं तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं और मेरे लिए ये असहनीय है। मैं शायद 2-3 बरस की रही होंगी। मैंने गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया है, इस कदर कि माँ मुझे हॉल से बाहर भी नहीं ले जा पा रही हैं। आखिरकार पापा मंच से उतर कर आते हैं, मुझे गोद में लेकर चुप कराते हैं और तब जाकर माँ मुझे किसी उपाय से बाहर ले जा पाती हैं। इस घटना में एक रोतल ज़िद्दी बच्ची की तरह सबके बीच देखे जाने की अप्रिय स्थिति का यकीन मुझे तब भी भान था, लेकिन पिता का इस तरह मुझसे बेखबर हो दूसरों से बातें करते रहना तो बिल्कुल असह्य था। एक अन्य शुरुआती छवि पापा के साथ गेंद बल्ला खेलने की है। गेंद पापा खुद ही बनाते थे, कपड़े को गोल लपेट लपेट कर वे इतना कसकर सीते थे कि वो टप्पा खाकर सचमुच एक गेंद की तरह उछाल भी लेती थी। स्टंप और बल्ले के रूप में तब जानते हैं किस चीज़ का प्रयोग होता था? दोनों ही कहानी या कल्पना नामक पत्रिका के होते थे। उनके साथ मेरे ख्याल में वो खिलौनों का ज़माना ही नहीं था और चोट ना लगे इसलिए कोई हल्की चीज़ चाहिए थी। तो ये मुझे याद है कि या तो कहानी का स्टंप बनता था और उसी से हम खेलते भी थे या कभी कभी कल्पना। उनके साथ रोज़ यह खेल घंटे भर चलता था और शायद इस मोहलत में माँ खाना बनाती होंगी। ये गेंद बल्ले का खेल और शाम की सैरों का सिलसिला बचपन भर यानी मेरे 10-12 बरस के होने तक बदस्तूर चलता रहा। मज़े की बात यह कि जो सबसे पहले शब्द मैंने स्वयं जोड़ कर पढ़े, यानी स्कूल में तो पढ़ाया ही गया था, सिखाया ही गया था, लेकिन जो मैंने खुद होकर शायद पढ़ा होगा वे शब्द कल्पना और कहानी ही थे। मुझे इसलिए याद है कि कल्पना लिखने का अंदाज़ कुछ ऐसा हुआ करता था कि हर अक्षर अलग अलग उसमें लिखा जाता था और आधा ल जो था वो मुझे लेटे हुए डमरू की तरह से दिखता था, इसलिए मुझे समझने में बहुत देर लगी थी, खासी मशक्क़त करनी पड़ी थी, तब जाके पूरे शब्द को मैं कल्पना शब्द के रूप में पहचान पाई थी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह से बहुत खुशी हुई थी मुझे। सीधी की स्मृतियों में हर शनिवार रात आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम होता था, अखिल भारतीय कार्यक्रम। उसे 1 घंटे के लिए सुनने के लिए हम राव साहब के यहाँ जाते थे और वे संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे और तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो रेडियो था नहीं, तो हम उनके यहाँ जाया करते थे और उस दिन खाना भी वहीं खाते थे। और शायद दक्षिण भारतीय भोजन और संगीत के प्रति जो मेरे मन में भी एक बहुत प्यार है, वो शायद उसकी जड़ें उन शामों में हैं। और हफ्ते में हर इतवार को हमारे घर पर संगीत की बैठक हुआ करती थी, जिसमें आसपास के तमाम गांवों से लोग अपने अपने वाद्य लेकर, तबला, हारमोनियम, मंजीरा, ये सब लेकर आया करते थे। ये संगीत की महफ़िलों का सिलसिला भी पन्ना तक चला और मेरी याददाश्त तो पन्ना के दिनों की ज़्यादा है, लेकिन सीधी के दिनों की ख़ास बात यह थी कि जो एक मुझे बड़ा कौतूहल हुआ करता था वो ये कि उस दिन बस ऐन हमारे घर के सामने रुका करती थी और उसमें से लोग तरह तरह के वाद्य लेकर ऊपर उतरते थे और हमारे घर आते थे। वो ऐसा ज़माना था कि घर में सोफ़े, कुर्सी, ये तो कुछ भी नहीं था। घर में बस दरी
बिछाने से ही महफिल सज जाया करती थी। आसपास के घर खुद ही चाय के लिए कप रकाबी दे जाते थे। माँ मूंगफली चिरौंजी की बर्फ़ी बनाती थी और ये पूरा इंतज़ाम शायद माँ और हमारे चाचा विपिन चाचा, जो उस समय हमारे साथ ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे, वे मिलकर किया करते होंगे। मुझे लगता है कि देर रात तक चलने वाली उन महफ़िलों से शायद पापा अल्मोड़े में उनके बचपन के सांगीतिक माहौल को पुनर्जीवित कर पाते होंगे। सीधी के दिनों में एक किरकोड़ काकू भी हुआ करते थे जो पापा की हर बात पर मुग्ध रहते थे, पर जवाब में कभी माँ कोई दूसरी बात कह देती थी तो वो बेहद मानीखेत अंदाज में पापा की ओर देखते हुए मुस्कुराते थे और कहते थे कि यार पार्टनर, ये तो बहुत डीप चली गई। और इस पर पापा को इतना मज़ा आता था कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। सीधी में कुछ समय के लिए अशोक वाजपेयी भी कलेक्टर बनकर आए थे और ऊपर मैंने जिस कार्यक्रम में अपने हंगामा मचाने का रोकर हंगामा मचाने का जिक्र किया, ये उन्होंने ही आयोजित किया होगा। तो स्मृति में हमारे उनके घर जाने और उनके हमारे यहाँ आने का भी स्मृति है। पहली बार कार में बैठकर पिकनिक के लिए चचाई किसी प्रपात को देखने जाने की भी याद है। और ये भी याद है कि हमारे घर में चीनी मिट्टी का बहुत ही सुंदर सा डिनर सेट शायद उन्हें खाने पर बुलाने के लिए ही आया था और जो बहुत वर्षों तक हमारे साथ रहा। माँ ने सीधी में रहने के दौरान अंग्रेज़ी में एमए किया था, उसके पहले उन्होंने गुजराती साहित्य में एमए किया था। तो यहाँ पे रहते हुए उन्हें अंग्रेज़ी में एमए किया, लिहाजा वे अधिकांश समय पापा से अंग्रेज़ी की कविताएं सुनना और समझना चाहती थी। पापा भी इतने मशगूल हो जाते थे अपनी इन अत्यंत प्रिय कविताओं को सुनाने समझाने में कि कई बार तो उन्हें कॉलेज की क्लास ही छूट जाया करती थी। एक स्मृति में इन दोनों के चुपचाप पूरी शाम शतरंज खेलने और पूरे घर में कटहल की सब्जी की खुशबू फैलने की स्मृति है, जो कि एक छोटी सी पीतल की बटलोही में पूरी शाम धीमी आंच में पकती रही थी। कुछ ये भी याद है कि पापा को टेबल टेनिस खेलने का भी बेहद शौक़ था और उनके कॉलेज में वो सुविधा भी थी, तो वो वहाँ खेलने जाते थे और वे बड़ी स्टाइल से जो छोटी सी सफ़ेद बॉल हुआ करती है टेबल टेनिस की, उसे स्पिन करा के खेलते थे। और उन्होंने ये स्पिन कराना मुझे भी और माँ को भी सिखाने की कोशिश की थी। सुनसान सीधी में कई वर्ष बिताने के बाद पापा का तबादला फिर पन्ना में हो गया। पन्ना जो है वो एक धड़कता हुआ चहल पहल से भरा घरेलू बुंदेली कस्बा था। दिन भर रिक्शों पे लाउड स्पीकर पर किसी न किसी चीज़ की मुनादी होती रहती थी और शाम से आसपास के मंदिरों में फिल्मी तर्ज पर भजन बजने शुरू हो जाते थे। लेकिन पन्ना के उन 3 वर्षों में माँ पापा ने जितना लिखा पढ़ा, उससे तो लगता है कि ये कस्बा उन्हें बेहद माफ़िक आया। आखिर माँ को मुंबई के और पापा को अल्मोड़े के बाज़ार के शोरगुल की आदत थी। माँ ने यहाँ रहते हुए झमकू, शंपा, चीख के आर पार, अंधेरे में जैसी कहानियाँ और अपना पहला उपन्यास अपने साथ लिखा था। तो यहीं रहते हुए पापा ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। उनकी छायावाद की प्रासंगिकता और समानांतर नामक पुस्तकें यहीं रहते हुए छपकर आईं। शाम की सैर यहाँ भी दस्तूर चलती रही। हम पहाड़ टेकरी और बस्ती से दूर किन्हीं निर्जन रास्तों से होते हुए वाहिद पेंटर साहब, चौबे जी या जनार्दन काका के यहाँ आधे 1 घंटे की बैठक जमा कर फिर घर लौटते थे। ये तीनों घर हमारे लिए बहुत खास हुआ करते थे। वाहिद पेंटर साहब का घर एकदम तिराहे पे था और वे हर शाम माँ पापा के आने का इंतज़ार करते थे। उनके घर में जैसे ही घुसते ही जो कमरा था वो उनका स्टूडियो था, जो कि खचाखच उनके ऑयल पेंटिंग्स से, कैनवसेस से भरा रहता था। हमेशा एक ईज़ल पर एक चित्र लगा होता था जिस पर वो काम कर रहे होते थे।
वे प्रायः कुछ अमूर्त से चित्र बनाते थे और चित्रों पर माँ या पापा की टिप्पणियों को सुनते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते हुए मुस्कुराते रहते थे। खुद कुछ बहुत ही कम कुछ कहते थे। कभी कभी पोर्ट्रेट भी बनाते थे। पापा से जब मैंने उनके चित्रों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम देर तक उनके चित्रों को देखोगी तो तुम्हें उसमें कई आकार दिखेंगे। और तब से उनके चित्रों को देखना मेरे लिए एक खेल में बदल गया था। और वो खेल आज भी अनायास ही किसी चित्र दीर्घा में चुपके से मेरे भीतर शुरू हो जाता है। पन्ना के हमारे पते पर इतनी डाक आती थी कि उससे हमारे मकान मालिक जो थे वो टेलर माँ साहब थे, उनकी टेलरिंग की दुकान थी, आशा टेलरिंग उसका नाम था। तो वो संडे को, इतवार को बंद रहती थी और मुझे लगता है कि शायद उन्हें इतनी डाक को देखकर अंदाज़ा लग गया था कि कुछ खास लोग इस मकान में रहते हैं। तो इतवार की सुबह ये बिल्कुल नियम था कि उनकी दुकान बंद रहती थी और वे सुबह सुबह घर आ जाते थे। वे कोई आधा एक घंटा बैठते थे और उस दौरान में कुछ भी, एक भी शब्द नहीं बोलते थे, हाथ बांधकर बस चुपचाप बैठे रहते थे। पापा ही उनसे कुछ सवाल करते थे, माँ चाय बिस्किट कुछ कुछ लेकर आती थी, चाय नाश्ता लेकर आती थी। वो हाँ हूँ में जवाब देते थे और बस चुपचाप बैठे रहते थे। बाद में तो मतलब कभी कभी पापा उनके इतवार इस तरह से हर इतवार को अटल रूप से आने से मतलब खींच भी जाते थे, क्योंकि पापा के लिए भी वही एक छुट्टी का दिन था। लेकिन उपाय ही क्या था। बाद में तो मुझे याद है कि वे आते और कई बार पापा लिखने में जुटे ही रहते थे। वे तब भी उतनी ही देर बैठते और फिर आधे घंटे बाद अचानक से नमस्कार कह के सीढ़ियाँ उतर जाते। माँ साहब क्यों आते थे, उन्हें क्या लगता था, ये जानना उनके शांत और बिना भाव के चेहरे से बिल्कुल असंभव था। पर वे और पन्ना के दूसरे कई सारे लोग इन दोनों की कहानियों में गाहे बगाहे दिखते हैं। क्या पता इसी कारण से माँ साहब आते हैं हमारे घर। ये जो पिता का लेखक होना था, किस्सागो होना था, उसका हम दोनों बहनों को भी बचपन में बहुत लाभ मिला। पन्ना में जब मैं थी तो उस पूरे 2.5-3 साल के दौरान पापा की क्लासेस सुबह की हुआ करती थी और वो 1:30 बजे लगभग घर आ जाते थे। तो खाना खाकर वो मुझे सुलाने की गरज से कहानियाँ सुनाया करते थे और ये सिलसिला पूरे 2.5-3 बरस चला। लेकिन जब भी वो मुझसे पूछते कि मैं कौन सी कहानी सुनना चाहती हूँ तो मैं हमेशा उनसे कहती कि वो लघुपत्नक वाली, वो चित्रग्रीव वाली, और वो कहते कि वही कहानी सुननी है। और फिर कुल मिला के वो रोज़ मुझे ये कहानी सुनाते थे और हर दिन उस कहानी में ज़रा से कुछ बदलाव कर देते थे। कई बार तो वो मंथर या चित्रग्रीव में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते जो दरअसल जिनका संबंध मुझसे और मेरी सहेलियों से होता। तो मुझे बड़ा उसे सुनते हुए कहानी में खुद को एक किरदार की तरह से एंटर होते हुए देख के मुझे बहुत बहुत मज़ा आता था। आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे 3 साल में मैंने उनसे सिर्फ 3 या 4 ही कहानियाँ सुनी। रोज़ उसी कहानी को सुनने की मैं ज़िद करती थी। जो ये 3-4 कहानियाँ थी वो थी, एक तो ये मित्रलाभ, पंचतंत्र की मित्रलाभ, दूसरी रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला, और प्रेमचंद की हार की जीत, और 2 बैलों की कथा। इन चारों कहानियों का मुझ पर ऐसा ज़बरदस्त असर था, क्योंकि वो कहानियाँ वो पढ़ के तो सुनाते नहीं थे, वो उन्हें याद थी और वो अपनी स्मृति से उन्हें मुझे सुनाते थे। तो वो सारे किरदार, बाबा भारती का या वो 2 बैल या मिनी और काबुलीवाला के जो संवाद हैं, वे मेरे लिए बिल्कुल जीते जागते हुए जीवंत संवाद हैं। और आज भी मैं बाबा भारती के अस्तबल में वो घोड़े के लौट आने, उसके हिनहिनाने की आवाज़ जैसे बाबा भारती को सुनाई
दी थी रात के अंधेरे में, मुझे भी बिल्कुल वैसे मैं उसे सुन सकती हूँ। इसी तरह से बरसों तक मैंने अपने को मिनी से पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ था, और मैं काबली वाला को ढूंढती रहती थी। मेरी बहन जो मुझसे 8 साल छोटी है, वो भी जब वो भोपाल आने पर पैदा हुई, और वो जब छोटी थी तो उसे भी पापा ने 4-5 बरस तक कहानियाँ सुनाई। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो मेरे से बिल्कुल विपरीत हर दिन नई कहानी सुनना चाहती थी, और अगर उसमें कुछ भी रिपीट होता तो वो कहती कि नहीं 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 नहीं, ये तो सुना चुके हो। तो ये मिजाज का फ़र्क होता है कि मैं वही रोज़ वही कहानी सुनना चाहती थी। पापा ने राजुला को बिल्कुल 4-5 साल तक हर दोपहर नई कहानी सुनाई होगी, लेकिन ये सारी कहानियाँ कहीं दर्ज नहीं है, ये तो मौखिक परंपरा का हिस्सा भर हैं, और शायद राजुला के अवचेतन का भी वो हिस्सा ज़रूर होंगे। ये जो पन्ना का 2.5-3 बरस का प्रवास था, वो पापा के लिए एक अन्य कारण से भी बहुत ही मूल्यवान था। वहाँ मेरा दाखिला श्री अरविंद आश्रम द्वारा चलाए जाने वाले एक स्कूल में हुआ था, और हर साल हर महीने हमें एक अग्निशिखा नाम की एक पतली सी पत्रिका मिला करती थी। उस पत्रिका में मेरी तो कोई रुचि नहीं थी, मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी, और मैं उसे सीधे लाकर पापा को दे दिया करती थी। इसी के बाद पापा की मेरे जो अंग्रेज़ी के अध्यापक थे वहाँ पे, उनसे मित्रता हुई, और फिर वे श्री अरविंद की बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने पापा को पढ़ने के लिए दी, ख़ास तौर पर सावित्री। श्री अरविंद को पढ़ने की ओर जो उन्हें प्रेरित किया था पापा को, वो तो हमारे नाना वीरेंद्र कुमार जैन ने किया था, और उनकी बड़ी मित्रता थी, अंतरंगता थी उनकी एक दूसरे की आपस में। लेकिन श्री अरविंद को से जो जुड़ाव का जो ताला था, वो पापा बताते हैं कि सावित्री को पढ़कर खुला, और फिर एक ऐसा दौर आया कि लगभग 1 वर्ष का वह एक ऐसा दौर था जब पापा हमारे घर की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में घंटों ध्यान में बैठे रहते थे, अर्ध पद्मासन में, और मुझे भी कहा गया था कि हल्ला नहीं किया जाए और उन्हें उस दौरान में परेशान ना किया जाए, छेड़ा ना जाए। तो मैं कोठरी से जब गुज़रती थी तो बिल्ली की तरह से दबे पाँव गुज़रा करती थी, और मुझे हैरत होती थी उन्हें अर्ध पद्मासन में बिना हिले डुले घंटों बैठे रहने। मेरे लिए ये बहुत नया अनुभव था, क्योंकि ध्यान से उठने के बाद भी वो बहुत देर तक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, नहीं होते थे। उस दौरान मुझे लगता है कि शायद हमारी शाम की सैर भी बंद हो गई थी, लेकिन उससे मेरे लिए वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं था, क्योंकि उन दिनों खुद मुझे बिल्कुल दम लेने की फुर्सत नहीं रहा करती थी। हमारे घर में नीचे माँ साहब के घर में उनकी जो माँ थी, जिन्हें हम बाई कहते थे, वो पतंग, मंजा, लुगदी की टोकरियाँ, गुड़िया, हर मौसम के अनुसार पता नहीं पूरा एक कुटीर उद्योग था, और जिसमें कि उनका पूरा परिवार, बल्कि पूरा मोहल्ला, और मैं भी उसकी बहुत ही एक्टिव सदस्य थी, और बाकायदा कमाई हुआ करती थी, जितना काम करते थे तो कमाई भी हुआ करती थी। तो मैं उसमें इतनी मशगूल थी कि शाम की सैर का बंद हो जाना बहुत दुखद शायद नहीं था। माँ ने भी ये जो पूरा दौर था पापा के ध्यान का जो दौर था, उससे निपटने के लिए उन्होंने रूसी साहित्य को, तमाम रूसी कथाकारों को उन्होंने लगकर वहीं पढ़ा। तो वे उसमें मतलब कुल मिला के पन्ना का समय वो था जब हम तीनों अपनी अपनी दुनिया में आद्योपांत डूबे हुए थे।
उस दौरान शायद ध्यान के दौरान पापा का लिखना पढ़ना भी स्थगित हो गया होगा। वे एक अलग ही किस्म की दुनिया में थे जिसका चाह कर भी वे हमसे साझा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मेरे ख्याल में वे साहित्य और योग के बीच चुनाव करने की जिस जानलेवा द्वंद्व से गुजरे, उसका पता मुझे और उनके सभी पाठकों को एक हद तक उनके उपन्यासों से चला, विशेष रूप से गोबर गणेश और पूर्वापर से। किंतु ये द्वंद्व उनके भीतर एक विवादी स्वर की तरह से कहना चाहिए कि सतत बना हुआ है। उनके ही शब्दों में कहें तो ये उनकी एक गलफांस है जिससे उनकी कोई मुक्ति नहीं है। यूँ देखें तो कुलदीप ने सही कहा कल के अपने वक्तव्य में कि ये जो चुनाव था ये तो उन्होंने बहुत पहले कर लिया था। ये एक जो कलाकार या साहित्यकार और योगी के बीच का चुनाव है, ये तो दरअसल उन्होंने सचमुच 1 साल के भीतर ही कर लिया था। लेकिन ये सही किया कि नहीं किया, इसकी उहापोह मुझे लगता है कि उनमें अब तक चलती है, उनके भीतर अब तक चलती है। अब जबकि मैं उनकी रचनाओं की बात पर मैं आई गई हूँ, तो लगे हाथ ये बता दूँ कि मैं उनकी पाठक बहुत बाद में बनी। मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन के दौरान या लगभग ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सबसे पहले उनका उपन्यास गोबर गणेश पढ़ा था। और अपने माता पिता को पढ़ना बहुत कठिन होता है, ये आसान काम नहीं है, ये आप सब जानते होंगे। मेरे बहुत कठिन था और मैं उसे तब पढ़ पाई जब हम लोग अल्मोड़ा गए हुए थे, लेकिन माँ और पापा 5-6 दिन के लिए कौसानी गए हुए थे और मैं और राजुला अल्मोड़ा के घर में थे। तो मैंने यह उपन्यास लगभग पूरा का पूरा हमारे अल्मोड़ा के घर की जो पत्थर की ढलुआं छतें हुआ करती हैं उस पर बैठकर पढ़ा था। छत से अल्मोड़ा शहर को घेरे जो तमाम पहाड़ हैं, स्याही देवी, बानड़ी देवी, कासार देवी और उनके पार जो हिमालय की चोटियाँ हैं वे दिखती रहती थी। ये वे पर्वत शिखर हैं जो पापा के अधिकांश उपन्यासों, कहानियों, कविताओं को असीसते हुए उनके साहित्य में मौजूद हैं। वरद की मुद्रा में खड़े वे उन कृतियों का एक तरह से पार्श्व बनाते हैं। जो अल्मोड़ा शहर की जो मुख्य बसाहट है वो जुड़ी छतों वाली 2 कतार में बने हुए घर हैं, जिनमें से प्रत्येक के नीचे दुकान है और ऊपर घर है। और ऊपर की खिड़की से नीचे दिखता बाज़ार एक किस्म का रंगमंच है जो कभी भी सूना नहीं होता। आधी रात में भी वह किसी शराबी, किसी पागल के गाए हुए गीत की पंक्तियों से गुंजार रहता है या फिर किसी सैनिक के भारी भरकम बूटों के नीचे बजते पत्थरों से गूंजता रहता है। पापा के कमरे की जो खिड़की है बाज़ार में ही खुलती है, उसमें बैठ देखो तो मुझे बिल्कुल हूबहू चार्ली चैपलिन ने जो अपने बचपन के बारे में लिखा है, अपने बचपन के उस दरिद्र मोहल्ले के घर की खिड़की से दिखते हुए बाज़ार का जो उन्होंने वर्णन किया है, जहाँ से सबसे पहले उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उनकी माँ जो है वो सिलाई करके गुज़र बसर करती थी। और चार्ली चैपलिन ने लिखा है कि वे खिड़की पे से नीचे बाज़ार में से जो भी गुज़रते थे उनकी एक्टिंग कर के माँ को दिखाया करते थे। और वहीं उन्होंने सबसे पहले उस किरदार को देखा था जिसके पहनावे को, जिसकी चाल को, जिसके सारे मैनरिज्म को चार्ली चैपलिन ने फिर अपनी तमाम फिल्मों में अपनाया। तो वो इसलिए अपनाया क्योंकि जब वो ये एक्टिंग कर रहे थे तो उनकी माँ हंसते हंसते सिलाई विलाई छोड़कर कुर्सी से गिर गई। ऐसा लिखा है चार्ली चैपलिन ने। और चार्ली चैपलिन ने लिखा है कि तब उसी क्षण उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो एक
किरदार को करने के लिए या अभिनय कैसा होना चाहिए, ये उन्हें उस दिन समझ में आ गया था। किरदार कैसा होना चाहिए, अभिनय कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पापा के लिए भी जो अल्मोड़े का बाज़ार था वो असंख्य किरदारों से भरा हुआ एक मेला, उनके लिए भी वो एक मेला रहा है। वे उस कितना ही लिख लें उसके बारे में, फिर भी उनके पास कहने के लिए कुछ न कुछ छूट जाने की प्रतीति बनी रहती है। गोबर गणेश को पहली बार पढ़ना मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, एक धूप छाही अनुभव था। ये उपन्यास होने के बावजूद एक तरह से पिता के बचपन, किशोर और फिर युवा होने के दिनों का एक चलचित्र भी था। कम से कम मैं उस समय पे उसे इस तरह से देख रही थी। उसमें जो भूगोल था उसके चप्पे चप्पे को मैं जानती थी, उन पिता के साथ ही उन गलियों, उन कूचों से गुजरी थी। उस उम्र में मेरे लिए पिता और उपन्यास के लेखक को अलगाना बहुत कठिन था। और उपन्यास में वो सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था और उसमें मैं अनुपस्थित थी। उनका अल्मोड़ा उनका था और मेरा अल्मोड़ा मेरा। मेरे अल्मोड़े में वे थे, लेकिन उनके इस अल्मोड़े में मैं नहीं थी। और ये उस उम्र में समझना मेरे लिए कठिन था। समझना तो नहीं, लेकिन उसको मान पाना कठिन था। आज इतने वर्षों बाद इस बात को सोचकर हंसी आती है, क्योंकि अब वो दूरी बिल्कुल निश्चित बन चुकी है। लेकिन तब भी शुरू में मुझे दिक्कत हुई। कुछ ही समय में मैं इस कटीली भावनात्मक बागड़ को पार करने में मुझे कठिनाई हुई, लेकिन मैं कर पाई। और फिर उनके रचनाकार पक्ष को मैं असल में देख पाई। मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा मुझे जगन काका की डायरियों ने और उसमें ध्यान की गहरी अनुभूतियों को और संवाद की उनकी आकुलता को और मथुर काका के जीवंत व्यक्तित्व को ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। जब माँ और पापा कौसानी से लौट कर आए, तब पापा से उस पर बहुत लंबी बातचीत भी हुई। और जब उन्होंने मुझे बताया कि सरोज का और सरोज दीदी का और जगन काका का जो कैरेक्टर है, जो किरदार हैं, वो तो लगभग पूरी तरह से काल्पनिक हैं, तब मुझे दरअसल ये बात समझ में आई कि उपन्यास के लेखक को उस व्यक्तित्व से अलगाना कितना ज़रूरी है, जो संयोग से मेरा पिता भी है। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो कृति और कृतिकार दोनों को ही समझने में मैं गलती करूँगी। यहाँ ये बता दूँ कि साहित्य और ख़ास तौर पर उपन्यासों पर मेरी उनसे गंभीर बातचीत का सिलसिला शुरू हुए कुछ वर्ष बीत चुके थे, और तब से हमारे बीच पिता पुत्री का नाता नहीं रह गया था, सिर्फ पिता पुत्री का नाता नहीं रह गया था। हमने अचानक एक दूसरे में एक संवादी, एक मित्र भी पा लिया था। मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा था, लेकिन कुछ अंश में पिता के लिए भी, पापा के लिए भी ज़रूर ऐसा होगा। ये एक बड़ी घटना थी। और ऐसा अनायास एक रोज़ तब हुआ था जब मैं 10वीं कक्षा में थी, और स्कूल के पुस्तकालय से मैं वुदरिंग हाइट्स नाम का उपन्यास लाई थी, और उसे पढ़कर मैं इतनी उसने मुझे इतना बेचैन और उद्विग्न कर दिया था कि मैंने उनके कमरे में धावा बोल दिया। और बस मुझे ख्याल है कि मैं बोलती ही चली गई और वे मुझे सुनते रहे। अगले दिन उन्होंने उस उपन्यास को दोबारा पढ़ा, और हम हीथक्लिफ और कैथरीन का जो जटिल प्रेम था, उस पर फिर हम बहुत देर तक बात करें। उस दिन शायद शाम की पूरी सैर के दौरान हम उसी की बात करते रहे, और ऐसा फिर अक्सर होने लगा। मुझे याद है कि गर्मी की छुट्टियों में एक बार मैं बम्बई गई हुई थी और पापा अल्मोड़ा में थे, तो मैंने त्यागपत्र और जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र, किपलिंग का किम और हजारी प्रसाद द्विवेदी का शायद कोई उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा या
पढ़कर उन्हें लंबे लंबे पत्र लिखे थे। और मुझे कभी ख्याल नहीं आता है कि उन्होंने कभी भी मेरे उत्साह को ठंडा करते हुए ये कहा हो कि अरे इस उपन्यास के खास बिंदु ये हैं, या कि मैंने तो इसे बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इसके उलट उनसे बात करते हुए ऐसा ही लगता था कि जैसे जैसे कि मैं कोई बहुत महत्व की बात कह रही हूँ और जिस पर ध्यान उनका अभी अभी गया है। वे कहते हैं कि अब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के आलोक में मैं इसे फिर से पढ़ूँगा। लगता है कि जब पढ़ा था तब ध्यान से नहीं पढ़ा था। इससे जाहिर है कि मुझे कुछ मान होता होगा, एक किस्म का आत्मविश्वास भी जागा होगा। इसने हमारे संबंधों में एक स्वातंत्र्य पैदा किया और एक बड़ी ही जनतांत्रिक बुनियाद डाली, जो मतलब वो इतनी पुख्ता थी कि मैं और माँ के साथ मैं भी पापा के बहुत सारी कृतियों की पहली पाठक और आलोचक भी बनी। यह उन्हीं का दिया हुआ खुलापन था जिसमें हम बेधड़क अपनी बात कह सकते थे। आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू नाम के उपन्यास में तो क्या आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने हमारे सुझावों को मानते हुए लगभग पूरे 2 अध्याय हटा दिए थे और उसके बदले में बिल्कुल एक नया अध्याय उसमें जोड़ा था। यह कितनी बड़ी बात है और इसके लिए कितना बड़ा दिल और दूसरे पर भरोसा चाहिए। इसके उलट हम, यानी कि मैं और मेरी बहन राजुला, यदि हम कभी कुछ लिखकर उन्हें सुनाते हैं या सुनाना चाहते हैं तो वे कभी, मुझे ख्याल नहीं आता कि उन्होंने कोई नींद में एक निकाली हो, बल्कि वो बड़ी जल्दी से ये कहते हैं कि बेटे इसे छपने भेज दो। कई बार तो कहते हैं कि मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छपने के भेज दो, क्योंकि छपने से एक दूरी पैदा होती है और उसकी कमियां और खूबियां दोनों ही बेहतर दिखने लगती हैं। कई बार हम उनसे मजाक में कहते हैं कि ये तुम ऐसा जानबूझ के कहते हो, बचने के लिए कहते हो, ताकि तुम्हें कुछ ना बताना पड़े, और इस पर वे आज तक बच्चों की तरह से नाराज़ हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी भी संबंध को जीवंत बने रहना है तो उस पर काम करना होता है, चाहे वो बहुत करीबी ही संबंध क्यों ना हो। उसे लगातार बगीचे के एक पौधे की तरह सींचना होता है। हम हर दिन कुछ बदलते हैं, चीज़ों को देखने समझने की हमारी दृष्टि बदलती है। उम्र के साथ साथ कई चीज़ों को लेकर हताशा घेरती है, समय का दबाव बढ़ता जाता है और यह सिर्फ हमारे नहीं, हर किसी के साथ हो रहा होता है। ऐसे में दूसरे के द्वारा समझे जाने, उसकी चिंता के दायरे में होने का एहसास आपको बेरहम जीवन के जंगल से बचा सकता है, पर यह यूं ही नहीं होता। इसके लिए संवेदन और चेतना का एक स्तर चाहिए और साथ ही उसमें दूसरे के लिए जगह बनानी होती है। पापा के साथ अपने संबंधों के पूरे विस्तार को मैं देखती हूँ तो उसमें रह कर मुझे ऐसे पड़ाव दिखते हैं जहाँ मैं दोराहे या चौराहे पर दुविधा में खड़ी थी। उन्होंने कभी भी रास्ता तो नहीं दिखाया, रास्ता तो नहीं बताया, पर जो रास्ता मैंने चुना, जाने अनजाने, उस पर विश्वास के साथ चलने के लिए जो एक भावनात्मक पाथेय ज़रूरी होता है, उसे लिए हुए बिल्कुल बिना जताए वे ऐन सही समय जगह पर उपस्थित रहे। इसके मुझे कुछ बिल्कुल अलग अलग किस्म के उदाहरण याद आ रहे हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके साथ साझा करती हूँ। एक मौका तब का है जब हम पन्ना से भोपाल आए थे और मेरा दाखिला एक नए स्कूल में 3 माह विलम्ब से करवाया गया था। मेरी छोटी बहन राजुला का जन्म होने वाला था और इसलिए माँ 3-4 माह के लिए मुंबई गई हुई थी। बहुत ही विकट स्थिति थी, ना मुझे चोटी बनाना आता था, ना अपनी सूती ड्रेस पे प्रेस करना आता था, और एक इस पर से 3 माह का
बकाया काम था स्कूल का। बच्चे और अध्यापक दोनों ही इस गंवई लड़की से, जिसके ना बाल बने हुए होते थे ढंग से, ना ड्रेस में प्रेस होती थी, इससे कोई भी बात करने के लिए या उसका साथ देने के लिए कतई राज़ी नहीं थे। मैंने शायद दूसरी कक्षा में दाखिला लिया था। स्कूल जाने में मेरे प्राण निकलते थे। दूसरी या तीसरी में दाखिला लिया था। स्कूल जाने में मेरे प्राण निकलते थे। मैं कई बार पेट दर्द का बहाना करती ताकि पापा स्कूल ना भेजें, लेकिन इससे अगले दिन मुसीबत बढ़ ही जाती थी। पापा ने मुझे छूटे हुए सारे अध्याय पढ़ाए, उनके प्रश्नोत्तर लिखवाए। मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आया, सिवाय गणित के, जो आज तक ना मुझे तब समझ में आया जब वो मुझे कहते थे कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा अगर है तो कौन सा पलड़ा भारी होगा, झुक जाएगा, कौन सा पलड़ा झुक जाएगा तराजू का। और सच बताऊं, मुझे आज भी इसे मानने में दिक्कत होती है कि दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। तो गणित तो मुझे कभी नहीं समझ में आया, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अंग्रेज़ी, हिंदी, साइंस के सारे जो भी कुछ भी वो पढ़ाते थे सब में बहुत मज़ा आया था। लेकिन मैंने जब वो उत्तर लिखे तो अध्यापिका ने, मुझे याद है कि वो सारे पूरी कॉपी को लाल पेन से काट कर मुझे 0 दे दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने लिखवाया था वही उत्तर है और बाकी कोई उत्तर नहीं है। अगले माह उन्होंने मुझे अगले माह भी 0 दे दिया और इस बार तो मुर्गा तक बनाया था, ये कह के कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो ज़रूर नकल की होगी, वरना मुझे कैसे आ गया। तब तक यकीन मानिए मैं पन्ना से आई थी और पन्ना का हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि परीक्षा में नकल क्या होती है, ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास तो मैंने 8वीं कक्षा में के बाद में पढ़े, लेकिन उसमें वर्णित जो भयानक क्रूर मास्टर टीचर्स हैं और बच्चे हैं और स्कूल है, जो भयानक स्कूल का चित्रण है, वे मुझे बिल्कुल तीसरी कक्षा में ही पता चल गए थे। ये सारे दर्दनाक किस्से तो मैं पापा को सुना नहीं सकती थी, लेकिन रिज़ल्ट पर तो उनका सिग्नेचर चाहिए था, लिहाजा मुझे उन्हें 0 वाले पन्ने दिखाने पड़े। वे बुरी तरह से बिफर पड़े और स्कूल जाकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज की और बल्कि उन्होंने मुझे आकर ये भी कहा कि मुझे नहीं परवाह नहीं करनी चाहिए और जो भी पाठ हैं उन्हें समझकर खुद उत्तर लिखने चाहिए और तब उसे टीचर से जजवाना चाहिए। स्कूल बदलने का ख्याल मेरे ख्याल में ना उन्हें आया ना मुझे आया। इस दौरान जिस एक चीज़ ने मुझे सबसे अधिक इंतज़ार रहता था वह था रात में पापा के साथ मिलकर खाना बनाने का। कितना कुछ सीखा था मैंने उन दिनों। सिगड़ी में कोयला कैसे जमाते हैं ताकि हवा जा सके और आग अच्छी तरह से सुलगे, आटा कैसे गूँथा जाए कि परात में बिल्कुल चिपका न रह जाए, रोटी कैसे बेली जाए कि वो गोल गोल घूमे और उसके फूलने की ट्रिक क्या है। हाँ, ये सब भी परिस्थितिवश मैंने अपनी माँ से नहीं पापा से सीखा, क्योंकि माँ के होने पर तो खाना बनाने की नौबत ही नहीं आती थी उस समय तक। पापा हर चीज़ को खेल में बदल दिया करते थे। जैसे रोटी फूलती तो उसका गाना बन जाता था और रोटी अगर जल जाती थी तो उसका भी गाना बन जाता था। और दाल का बघार तो वो उनके हाथ के जैसा मुझे आज भी किसी का नहीं लगता। अब तो वो नहीं लगाते हैं, वर्षों से दाल का बघार उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन जब तक वो लगाते थे तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा वे छोटी सी कड़छुल में ज़रा सा घी और ज़रा से मसाले डालकर बघार लगाते थे और कहते थे कि सारा खेल तो प्रपोर्शन और टाइमिंग का है, मसाले से कुछ नहीं होता। मुझे ख्याल है कि उस दौरान जन्माष्टमी भी पड़ी थी और हमने रात में ताल मखाने की
खीर भी बनाई थी। हमारे घर में देवता तो थे नहीं और न कभी पूजा होती थी, लेकिन पापा उपवास रखा करते थे, एकादशी का, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का। तो लिहाजा कि सारा भोग तो हम ही लोगों को लगता था। हम खाना सिर्फ रात में बनाया करते थे, क्योंकि सुबह पापा को कॉलेज जाना होता था, जो कि 4 मील दूर था और वो पैदल ही जाते थे। लिहाजा हम शायद सुबह डबल रोटी आदि से काम चलाते थे। लेकिन जल्द ही 1 महीने के भीतर विपिन चाचा के साथ हमारी अम्मा जी यानी दादी आ गई थी और फिर उन्होंने सब कुछ संभाल दिया था। और फिर कुछ महीनों बाद तो नन्ही सी बहन को लेकर माँ भी आ गई थी। स्कूल में भी धीरे धीरे कुछ दोस्त बन गए। और लेकिन ये मैं आज सोचती हूँ कि पापा के साथ खेल खेल में खाना बनाने का अगर सुख नहीं होता तो वे जो शुरुआती दिन थे स्कूल के, भयानक यातना और अकेलेपन के, जिसमें मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी, वो कैसे कटते। दादी और माँ के आ जाने के बाद का जो समय था वो मुझे लगता है पापा के लिए एक अद्भुत उत्साह का दौर था। छोटी बेटी पैदा हुई थी, माँ आई हुई थी, और इसी दौरान मुझे ख्याल है कि एक सुबह उन्होंने गोबर गणेश का पहला अध्याय लिखा था, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लगभग एक बैठक में लिखा गया। पूरे उपन्यास को लिखने में तो जाहिर है कि समय लगा, लेकिन वो जो पहला अध्याय था वो एक बैठक में लिखा गया। बचपन में हर साल एक ऐसा मौका आता था जब मेरे और पिता के बीच उम्र का फासला कुछ देर के लिए घट जाया करता था। तब हम हर साल गर्मियों में अल्मोड़ा और दिवाली में मुंबई जाया करते थे। काठगोदाम से बस पहाड़ की घुमावदार सड़क पर जैसे ही आगे बढ़ती, माँ और छोटी बहन राजुला पस्त हो जाते थे। उल्टी ना हो इसके लिए वे पहले ही दवा ले चुके होते थे। इसके बावजूद उन्हें हमारी गोद में सिर रखकर लेटा होना पड़ता था। तब मैं और पापा खिड़की से हर मोड़ के बाद बदलते दृश्य को उत्सुकता से देखते। पापा कई बार मोड़ के पहले ही बता देते थे कि अब कौन सा शिखर या गांव आने वाला है। इस पूरे रास्ते में नदी लगभग हमारे साथ साथ चलती, कभी हम उसके बराबरी पे और कभी वो बहुत नीचे छूट जाती। नदी की ये लुका छिपी इस रास्ते को बहुत ही रोचक बना देती थी। रास्ते में आने वाली 3 जगहों का मुझे विशेष इंतज़ार रहता था, गर्म पानी, भुवाली और ज्योलिकोट। गर्म पानी में उतरकर सदियों से बह रहे एक प्राकृतिक सोते से मुंह के पानी से मुंह छपकाना, और फिर गर्मा गर्म आलू और रायता खाने से जो सिर घूम रहा होता था वो ठीक हो जाता था। भुवाली पर पहली बार पहाड़ी फल, खुबानी, आलू बुखारे दिखने शुरू होते थे। और ज्योलिकोट में जो जंगली फल होते हैं, हिसालू और काफल, वो दौने में मिला करते थे। और मुझे ख्याल है कि पापा ने बताया था कि हमारे दादा दरअसल ज्योलिकोट के थे और बाद में वे अल्मोड़ा शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ इसके चलते मुझे उस जगह से बहुत लगाव महसूस होता था। और हर फल का दोना लिए लड़के के चेहरे में न जाने क्यों मैं अपने दादाजी के युवा दिनों के चेहरे को खोजती थी। बस से जाते हुए पापा कई बार मुझे वो कच्ची पगडंडियाँ भी दिखाते थे जिन पर से विवेकानंद और उनके जैसे असंख्य लोग पैदल आते जाते रहे हैं, और जिन पर पापा भी अपने पिता यानी दादाजी के साथ कई बार पैदल चले हैं। सुनकर मुझे रोमांच हो जाता था कि क्या लोग थे, कैसा मादा था उनमें। मन में आता कि मैं भी कभी इन पर पैदल चलूं, और ये इच्छा आज भी एक स्वप्न की तरह बनी हुई है, बहुत दूर और बहुत पास। जिस मोड़ से अल्मोड़ा के आसपास के पहाड़ दिखने शुरू होते थे, वहाँ से तो पापा के हाथ की उंगलियाँ जो सीट की जो सीट हुआ करती थी उसकी कगार पे थिरकने लगती थी। चेहरे पर एक दीप्त मुस्कान खिल उठती और वे कहते, ज्योत्सना अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अल्मोड़ा मुझे लगता है कि असल में वहाँ उत्तराखंड में एक शहर के रूप में
तो बसता ही है। मुझे लगता है कि उससे कहीं अधिक पापा के मन में बसता है। उसका चप्पा चप्पा, गली बाज़ार, मंदिर मोहल्ले, सीढ़ियाँ, पेड़ जंगल, पगडंडियाँ, सुआल और कोसी नदी जो अल्मोड़ा के दोनों ओर बहती हैं। ये और वो तमाम रास्ते जिन पर वो अनगिनत बार चले थे और चलते ही रहेंगे, ये सब के सब उनके भीतर समाये हुए हैं। वे दुनिया में कहीं भी हो, अल्मोड़ा उनके भीतर उनके साथ होता है। अल्मोड़ा में हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ जिसका मेरे जीवन में ख़ास महत्व है। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर सुरेंद्र चाचा की पान की दुकान थी और वहाँ से पान लाने की ड्यूटी मेरी थी, एक समय मेरी थी। मुझे भी सुरेंद्र चाचा की दुकान पे जाना बहुत पसंद था क्योंकि वो मुझे मुफ्त में ढेर सारी वो मीठी रंग बिरंगी सौंफ दिया करते थे। एक रोज़ उनकी दुकान के ऐन सामने के घर में एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। मोहल्ला तो हमारा एक ही था। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई थी और घर में भी उस बच्चे के बारे में और परिवार के बारे में लगातार बात चल रही थी। बचपन में मैं बहुत ही मेरे भीतर मृत्यु का भयानक खौफ था। मुझे लगता था कि जिस घर में मौत हुई है उस ओर अगर मैंने देख भी लिया तो मृत्यु मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ जाएगी। उस रोज़ पापा ने जब मुझे पान लेने के लिए कहा तो मैंने उन्हें बिल्कुल साफ कह दिया कि आज ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सुरेंद्र चाचा की दुकान के बिल्कुल सामने एक बच्चा नहीं रहा है और मैं नहीं जा सकती। तो मुझे ख्याल है कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा कि तुमको मालूम है कि तुमको क्या मालूम है कि उस घर से 2 घर छोड़कर आज ही एक बच्चे का जन्म भी हुआ है। तो बताओ तुम किसको मानोगी? उनकी इस छोटी सी बात ने मेरे भीतर एक बहुत बड़ी गुत्थी को एक बारगी सुलझा दिया था। एक नवजात शिशु की कल्पना ने मृत्यु का जो आतंक था उसे एक बारगी मेरे भीतर से पोंछ दिया था। मैं फ़ौरन ही पान लेने चली गई और मैंने उस घर की ओर भी देखा जो मातम में डूबा हुआ था और उसके आसपास के घरों से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज़ को सुनने की मैं कोशिश करती रही थी। एक वाक़या तब का है जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो गई तो मेरी एक बहुत अजीज़ मित्र हुआ करती थी, अरुंधति। उसकी कहीं नौकरी लग गई थी, शायद BARC में, और वो चली गई थी। उसके बाद कुछ समय तक तो संपर्क बना रहा और फिर उसका लंबे समय तक कोई समाचार नहीं मिला। बहुत समय बाद एक दिन एक विदेशी डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफे में उसका पत्र मिला और उसने अपने अमेरिका में होने की खबर दी थी और साथ ही ये भी बताया था कि इस बीच में अचानक उसका विवाह भी हो गया है। मेरा मन अनगिन कारणों से जैसे बिल्कुल उमड़ घुमड़ आया। इस तरह अचानक ये जो स्थिति बनी कि अब मेरी शायद उससे कभी मुलाकात ही नहीं होगी और यह कि उसका विवाह हो गया, उसकी एक बिल्कुल अलग दुनिया हो गई है। पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मन मेरा बिल्कुल बहुत बेचैन हो गया, बहुत ही तभी न जाने कैसे पापा वहाँ आए और मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरी मन की स्थिति का कैसे एहसास हुआ। उन्होंने मेरे लिए भी चाय बनाई और फिर चाय पीते हुए बिल्कुल अनायास ही जीवन के रहस्यमय पल पल बदलते स्वरूप पर बात करने लगे। ना उन्होंने कुछ मुझसे पूछा, ना मैंने उन्हें कुछ बताया, पर जो बात हुई उसके उजाले में मन पर
उसके उजाले में जो मन पर जो काले बादल छाए हुए थे वो छट गए। जीवन की राहें अकेली ही सही फिर भी अचानक फिर से सह्य हो उठी। कितनी ही बार पापा ने मेरी ऐसी मनस्थिति को बिना कुछ बताए ही जान लिया, मेरे कुछ बिना बताए ही जान लिया। उन्होंने कभी पूछ पूछ कर उसे उघाड़ने की कोशिश नहीं की। मेरे अंतरंग एकांत का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा और फिर भी जो प्रश्न आशंकाएं मुझे घेरे थी उन पर अनायास बात कर मुझे अकेलेपन से बचा लिया। पढ़ाई, नौकरी, प्रेम, विवाह पर उन्होंने बात ही न की हो ऐसा भी नहीं था, लेकिन उसकी चिंता की हो, पीछे पड़े हों ऐसी भी कोई भी स्मृति मेरे भीतर नहीं है, बल्कि इसके उलट साक्ष्य ही अधिक मिलेंगे। मैं MSc फाइनल कर रही मैं थी कि परीक्षा मेरी चल रही थी, तब भारत भवन में 3 दिवसीय भीमसेन जोशी प्रसंग हुआ। तो परीक्षाएं चल रही थी, तो जाहिर है मैंने ये कहा कि मैं इस कार्यक्रम में मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ऐसा सुनते ही वो पापा बुरी तरह से बिफर पड़े थे और वो कहने लगे कि अरे परीक्षाएं तो ये होती रहेंगी, होती रहती हैं, भीमसेन जोशी प्रसंग दोबारा कब होगा, तुम्हें ये मौका कब मिलेगा जीवन में दोबारा, कुछ और कोई उपाय करो, कभी और पढ़ो। मैं तो बिल्कुल सुन के दंग रह गई। मैंने कहा पापा सारे लोगों के माता पिता तो पढ़ने के लिए कहते हैं और तुम बिल्कुल इसके उलट। चुनाचे हुआ ये कि तीनों दिन सुबह शाम हर बैठक में हम सब गए, भीमसेन जोशी को सुना और उस अद्भुत गायन से जो रस पैदा हुआ शायद उसने पढ़ाई में मेरी एकाग्रता को सचमुच बढ़ाया ही होगा। भारत भवन में मेरे सिरेमिक सीखने का निमित्त भी संयोग से पापा ही बने थे। वे ही पहल कॉलेज से 1 माह की माटी कार्यशाला की जानकारी लेकर आए थे, पर उन्होंने तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं वनस्पति शास्त्र का अपना प्रिय विषय छोड़कर हम सोच रहे थे कि मैं फॉरेस्ट की किसी नौकरी में शायद जाऊंगी और जंगलों पर पढ़ूंगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल ये तब उन्हें क्या पता था कि मैं ये छोड़ छाड़ के पूरी तरह से खुद को मिट्टी में रमा लूँगी। और खुद मैंने भी तब कहाँ ऐसा सोचा था, लेकिन जब पापा और माँ ने मिट्टी में काम करने के मेरे उत्साह को और आनंद को देखा, तब कैरियर आदि की चिंता बिल्कुल ना करते हुए बढ़ चढ़ कर इस काम को करने के लिए हौसला बढ़ाया। हालांकि इसमें जो शारीरिक मेहनत लगती है और जो कठिनाइयाँ हैं उसे देखकर अक्सर वे आज भी कहते हैं कि अरे बेटा सिरेमिक्स बहुत हुआ, अब एक काम करो, पढ़ने लिखने में मन लगाओ। लेकिन ये वैसे ही कहते हैं। किशोर दिनों में ही मेरा और मेरी बहन राजुला का जो पढ़ने लिखने में रुचि थी, रुचि को देखकर उन्हें खुशी होती थी। वे अक्सर कहते थे कि जिनकी दोस्ती पुस्तकों से हो गई वे जीवन में कभी अकेला नहीं महसूस कर सकते। वे ये भी कहते थे कि हम लिखकर ही जान सकते हैं कि दरअसल हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे स्वप्न क्या हैं, हमारी चिंताएं क्या हैं। इसका तब तक नहीं पता चलता जब तक कि हम अपनी उन बातों को लिखते नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे पढ़ने लिखने के भी वे पीछे कभी नहीं पड़े। उन्होंने किसी तरह की ऐसी वाली आकांक्षाएं हमारे भीतर नहीं जगाई। उन्होंने पिता होने के नाते हम पर मालिकाना हक न कभी समझा न जताया, बल्कि अन्य लोगों को भी वो ज़रूरत पड़ने पे यही कहते रहे कि हर बच्चा एक स्वतंत्र सत्ता है और हम उसके इस पृथ्वी पर आने के एक निमित्त मात्र हैं और इसलिए उसकी ज़रूरी परवरिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
अ, एक एक बहुत अलग किस्म का मौका मुझे याद आता है। एक बार किसी कारणवश मैं बहुत मानसिक रूप से बेहद उद्विग्न और परेशान स्थिति में उनके पास पहुंची। मैं खुद अपने व्यवहार से, उन दिनों जो मेरा व्यवहार था, मैं खुद उससे त्रस्त थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा खुद अपनी भावनाओं पर, अपने आचरण पर जैसे कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है। तो मैंने जो कुछ भी कहा होगा, मुझे लगता है उन्हें मेरे स्वर में एक हारा हुआ स्वभाव शायद दिखा, और जो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। उन्होंने बड़े, मुझे ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल बड़े दृढ़ स्वर में वे बोले कि बेटा मैं तुम्हें लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ, तुम में कुछ मेरा है, तुम किसी भी गर्त से अपने को बाहर लाने में सक्षम हो। जो भी लेखक, जो भी किताब तुम्हें प्रिय है, उसकी शरण में जाओ, और मैं तुम्हें पक्का इस बात की ताकीद कर सकता हूँ कि वो तुम्हें ज़रूर उबार लाएगी। उस रात मैंने हूबहू उनके कहे का पालन किया, और सचमुच उस रात लेवी स्ट्रॉस की जो किताब है थ्रिस्टीज टॉपिक, उसने मुझे उस गहरे गड्ढे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। और तब से आज तक वो मंत्र है जिसका इस्तेमाल मैं कई बार करती हूँ, और जिसने हर बार मुझे अपनी मुश्किलों से उबार लिया है। अब मेरे ख्याल में बहुत कम चीज़ें हैं जिनके पालन पर उनका बहुत ज़ोर रहा। उसमें से एक है स्वस्थ रहने पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। स्वस्थ रहने, नियमित दिनचर्या और सुबह उठने को लेकर उनका हमेशा आग्रह था, जो दुराग्रह की सीमा तक जाता था और आज भी जस का तस बना हुआ है। उनका जीवन खुद इसके पालन की मिसाल बनकर खड़ा है। इन तीनों का कड़ाई से उन्होंने पालन नहीं किया होता तो ये संभव ही नहीं था कि नौकरी और परिवार के तमाम इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच और इतनी तरह तरह के विषयों में रुचि होने के बावजूद वे इतना लिख पढ़ नहीं पाते, यदि वे इतने ऐसा नियमित जीवन उन्होंने नहीं किया होता। लेकिन इस नियमित दिनचर्या के पालन के अंतर्गत जो तमाम बातें आती हैं, उन सब से हम सब घर के लोग कई बार बेहद खींच जाते हैं। उनकी ढेर सारी दूसरे भी दुराग्रह हैं। मसलन दाल तो सिर्फ तुअर की दाल होती है, बैगन की सब्ज़ी तो खैर सब्ज़ी ही नहीं है। सूरज के उगने के बाद में भी सोते रहना बिल्कुल दलिद्री को बुलावा है। या कि मिठाई और पान तो बस उत्तर प्रदेश वाले ही जानते हैं, या कि अचार तो सरसों के तेल में ही बनता है, या फिर दाल या सब्ज़ी में मीठा डलना तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी है, आदि आदि। मतलब इस तरह की तमाम इनसे उनके जो ये छोटे छोटे दुराग्रह थे, इनके कारण घर में हमेशा मतलब एक बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिल्कुल चलता ही रहता था, अभी भी चलता रहता है। इन बातों का जब हम उनकी ये जो उनके दुराग्रह थे, इनका जब हम विरोध करते हैं तो वे बिल्कुल बोल उठते हैं कि बेटा मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं है और बड़ों की बात को चुपचाप मान लिया जाना चाहिए। यानी कि मज़े की बात ये कि ज़िंदगी की तमाम बड़ी जो मुद्दे हैं या साहित्य और कला से जुड़ी हुई जो तमाम मुश्किल बातें, चर्चाएं, उन पर तो सारी चर्चा हो सकती है, खुलकर चर्चा हो सकती है, उस पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, वे सुनने को राज़ी हैं। लेकिन तुअर की दाल ही असल दाल है, इस पर बहस नहीं हो सकती। माँ ने
बहुत हद तक उनकी इन तमाम पसंद नापसंद को प्रेमवशी बहुत हद तक माना, लेकिन हम लोग उसे बहुत नहीं मानते। लेकिन कई चीज़ों पर वे भी बिल्कुल अड़ी रहीं। मसलन साहित्य और कला से जुड़े जितने सारे कार्यक्रम होते थे या फिर लेखकों से मिलने जाना होता था, तो इन सारे अवसरों पर उन्होंने वे भी साथ जाएंगी, वे इस बात पर अड़ी रहीं, चाहे हम बच्चे छोटे हैं और उन्हें कहाँ उन्हें भी साथ लेके जाना पड़ेगा आदि आदि। और पापा के लिए इनकार भी कैसे करते हुए, वे इससे इनकार भी कैसे कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार एक साहित्यकार पत्नी प्रेमिका और फिर पत्नी का चुनाव उनका अपना था। मित्रों, ये जो दिक्कत थी, इसके चलते भी एक तरह से कहना चाहिए कि मेरी बहन को और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके कारण इन तमाम कार्यक्रमों में हम दोनों को भी तब से जाने मिला, मतलब संगीत के और साहित्य के और तमाम कलाओं के उन कार्यक्रमों में हमें तब से जाने मिला जब हमारे पास वो बुद्धि नहीं थी उसे समझने की। लेकिन बुद्धि ही सब कुछ नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं वो एक बिंब के रूप में, ध्वनियों के रूप में मेरे भीतर, मेरी बहन के भीतर वे तमाम हैं। और आज गाहे बगाहे वो हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को, वे स्मृतियाँ घट में से निकल कर हमारी बुद्धि में शायद इजाफा ही करती हैं। मैं समझती हूँ कि एक सेकंड, यहाँ पे मुझे कुछ कागज़ जो मैंने नोट्स लिए थे, मैं जो हम भोपाल में हमारे आने के बाद हमारे घर में जो लेखकों का जो मेला सजा रहता था, उसको मैं जब याद करती हूँ कि कितने लोग, मतलब तमाम साहित्यकारों का एक मेला ही रहता था। अधिकांश बहुत सारे लोग, शमशेर जी, श्री राम वर्मा, शिव कुटीलाल वर्मा, मलयज अगे जी, बहुत सारे लोग, शैलेश मटियानी, शैली जी, ये सारे लोग आते तो कार्यक्रमों में थे जिसमें उनके ठहरने का इंतज़ाम होटल में किया गया होता था, लेकिन वे हमारे घर ही रुकते थे। और इसलिए रुकते थे ताकि कि ज़्यादा बातचीत हो सके। तो ये जो संवाद करने की जो ललक थी, कुछ तो उस दौर में ही थी, और कुछ मैं देखती हूँ पापा के तमाम, अगर उनकी चिट्ठियों को देखें आप, तो मैं पाती हूँ कि उन्होंने एक तरह से जो महाभारत के अर्जुन की तरह से, जो उनकी जो मूल खोज है, जो मूल उनकी जो चाह है, वो एक संवादी की चाह है, जिसके आगे वे अपनी तमाम दुविधाएं, अपना पूरा प्रश्नोपनिषद जो है वो खोल कर रख दें। उन्होंने अपने इस संवादी को अपने अग्रजों में खोजा, अपने समवयस्कों में खोजा, और अपने से युवतर पीढ़ी में भी खोजा। उन्होंने अपने इस संवादी को अपने पिता में, चाचा में, अपनी माँ में खोजा, अपने भाई बहनों में खोजा, अपनी पत्नी में खोजा, और फिर हम बच्चों में भी खोजा। और बल्कि इससे आगे जाते हुए अगर उनके साहित्य को देखते हैं तो उन्होंने इसे स्वयं अपने को
अपने को विभक्त कर अपने ही भीतर कई संवादियों को रचकर भी खोजा। उनके सारे उपन्यासों में जैसी जितने किरदार हैं वो जैसी गहन चर्चाओं में, गंभीर चर्चाओं में आपको लीन मिलेंगे, वैसे शायद रविंद्रनाथ टैगोर के जो उपन्यास हैं उनमें वैसी बहसें मिलती हैं, जैसी कि पापा के हर उपन्यास की बुनियाद में वो बहसें हैं, लंबी लंबी अनवरत चलते एक दूसरे से संवाद हैं। और मलयज जी ने उनकी आलोचना पर लिखते हुए उनके पत्रों में लिखा है कि उनकी आलोचना के बारे में लिखते हुए वे लिखते हैं कि उनकी आलोचना की विशिष्ट बात ये है कि वे सिद्धांतों या अवधारणाओं या वाद के चक्कर में नहीं पड़ते, वे सीधे कृति से संवाद करती हुई आलोचना है। यानी कि वो आलोचना कृति से संवाद, एक कृतिकार एक कृति, एक कवि एक कविता से, एक कहानीकार कहानियों से, एक कृतिकार एक अन्य कृति से संवाद करते हुए जो महसूस करता है, यही उनकी आलोचना है, ऐसा मलयज जी ने लिखा है। यहाँ मेरे मन में एक बिंब आता है जिससे मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी। ये बिंब माँ का अंतिम उपन्यास केशर माँ छपकर आया था, और उन्होंने छपकर जब आया तो उन्होंने इसकी प्रतियां हम सबको अलग से, ईश्वर को, मुझे, राजुला को, पापा को, सबको दी। हम सब पढ़ते हैं। इसके पहले पापा ने तो एक शाम में, एक बैठक में ही उस पूरे उपन्यास को, यानी कि पांडुलिपि के रूप में भी उसे पढ़ा ही होगा, पर जब छप के आया तब भी उन्होंने एक ही बैठक में उसे पढ़ डाला था। और संयोग से मैं उस कमरे में तब उपस्थित थी जब वे हाथ में उस उपन्यास की उसको लिए हुए दाखिल हुए, और उनकी बहुत उद्विग्न सी मनस्थिति में वे घुसे और कमरे में आए, और उन्होंने माँ से कहा कि इस उपन्यास में तुमने स्वयं अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया है। यू हैव रिटन द बुक ऑफ योर लाइफ ज्योत्सना, ऐसा उन्होंने कहा। और इस बात को सुनकर माँ के चेहरे पर जो भाव आए उनका मैं क्या बयान करूँ। आप सब उसे महसूस कर सकते हैं कि ये एक राग के वादी संवादी सुरों की आपसदारी थी, जिसकी मैं लंबे समय तक साक्षी रही। माँ के न रहने ने उनके भीतर एक बड़ा सा खोखल सिरज दिया होगा, जिसकी भरपाई करना किसी के लिए भी कोई नहीं कर सकता, वो असंभव है। लोग हमसे कई बार कहते हैं कि हम लोग उन पापा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो इसका विपरीत बात है वह भी उतनी ही सच है कि दरअसल वो हम सब की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा सच ये है कि पापा के वे तमाम संवादी जो लोग थे, जो आज देह से इस धरती पर नहीं हैं, हमारे नाना वीरेंद्र कुमार जैन, हमारी नानी, दादा दादी, मलयज जी, अज्ञे जी, निर्मल जी, शल्य जी, नवीन चाचा, अशोक सक्सेरिया जी, शैलेश मटियानी जी, हमारी बुआ, हमारी सबसे छोटी बुआ प्रभा बुआ, पवन मामा, आलोक मामा, हमारी सबसे छोटी बहन लवलीना, और हाँ, हमारी माँ। दरअसल इन सभी
लोगों ने पापा को और हम सबको संभाला हुआ है। पापा को आज भी ये लगता है कि वो अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, वो दोनों बातें एक साथ कहते हैं। कभी कहते हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ कि क्या लिख रहे हो आजकल, तो वो कहते हैं बेटा इस उम्र में कोई अब लिखना असंभव है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं लिखा जाता। और उसी सांस में उसी दिन उसी शाम वे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आई हैव नॉट रिटन द बुक ऑफ माई लाइफ, अभी मुझे लिखना है। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं ये मनाती हूँ कि जब भी सुबह मेरी नींद खुले मैं उन्हें अपनी मेज़ पर अपने कागज़ों पे झुका हुआ उसी पहाड़ सी बैठक जमाए बुक ऑफ हिज लाइफ लिखते हुए पाऊँ। दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने अर्पण जी ने, जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभवों का साझा करूं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार।